आखिर में तुलनात्मक पद्धति की कमियां क्या है? आगे चूंकि हमारे यहाँ लिखा गया है सिलेबस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से लिमिटेशन। तो देखिए, तुलनात्मक पद्धति के फायदे तो हमें दिखे कि कैसे तुलना की जाए, उसके अनेक अप्रोच हमें दिख गए। अब तुलनात्मक राजनीति का अगर अप्रोच आए और स्कोप आए, दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परंपरागत अप्रोच में स्कोप कम होगा, इन परंपरागत अप्रोच में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का दायरा कम होगा। जैसे जैसे तुलनात्मक राजनीति का विस्तार हुआ, अध्ययन का दायरा बढ़ गया, अध्ययन का दायरा बढ़ने लगा। तो आप देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या आई। पहला प्रॉब्लम, नंबर ऑफ केसेस। अभी आप देखते हैं तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे, सर्वे करेंगे। अब मान लीजिए कि हम ये नहीं, पहली प्रॉब्लम क्या है, हम कितने अध्ययन करें, कितने उदाहरण लें जिससे हमारा अध्ययन सही हो जाए। कि मान लीजिए हमें संसदीय शासन को देखना है, तो हमें दुनिया में क्या जितने संसदीय शासन हैं सबके अध्ययन कर लें। तो डेटा इकट्ठा करना, मैंने कितने एग्जाम्पल हैं भाई, कोई भी हम अध्ययन करते हैं तो हम एक फैक्ट लेते हैं, तो कहाँ कहाँ से डेटा इकट्ठा करें, ये एक समस्या आती है। अब मान लीजिए चुनाव प्रणाली का अध्ययन में तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो दुनिया के 193 देश में अलग अलग चुनाव प्रणालियाँ हैं, और क्या हम जो 2 4 10 देशों का अध्ययन कर लेते हैं उतने डेटा पर्याप्त हैं? तो ये पहली समस्या आती है तुलनात्मक राजनीति के तुलनात्मक पद्धति में। पहला मामला है कि हम कितने उदाहरण लें अध्ययन के लिए, उसकी एक सीमा होती है। और सवाल है कि क्या सीमित उदाहरणों से परफेक्ट रिजल्ट आ सकते हैं? क्या परफेक्ट कंपैरिजन हो सकता है? दूसरी बात है, सांस्कृतिक तत्व हमेशा बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप याद रखिए, अब हम तुलना तो कर रहे हैं, और हमने बार बार ये बात कही है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तुलना करने वाले विद्वान कौन है? अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं। तो जो अमेरिका यूरोप के विद्वान हैं वो तुलना करने के बजाय अपने ही व्यवस्थाओं को सर्वश्रेष्ठ बता देते हैं। अब और सही मायने में, और तुलनात्मक राजनीति में अब खास तौर पर देखेंगे संस्कृति कहाँ फर्क पड़ती है, क्योंकि उदारवाद के जो मतलब इंग्लैंड में समझे जाते हैं, अमेरिका में उसके मतलब अलग समझे जाते हैं। समाजवाद का जो मतलब यूरोप में समझा जाता था, रसिया में कुछ और मतलब समझा जाता था। तो एक बड़ी कठिनाई आती है कि आखिर में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हो सकता है यूरोप के जिस व्यक्ति ने समाजवाद की तुलना की हो, वो समाजवाद को अलग रूप में समझ रहा हो, रसिया कोई व्यक्ति समाजवाद को मार्क्सवाद के रूप में समझ रहा हो। तो कहा जाता है संस्कृतियों के अंतर भी अपने आप में एक समस्या पैदा कर देते हैं, भाषा भी समस्या पैदा करती है। तो ये तुलनात्मक राजनीति की सीमा है कि तुलनात्मक राजनीति की सीमाओं में क्या है, तुलनात्मक पद्धति की सीमा क्या है, कितने हम केस लें, कितने हम अध्ययन के लिए उदाहरण लें, संस्कृतियों का अलगाव कैसे मामले को अलग अलग कर देता है। तीसरे एग्जाम्पल है, ऐसा तो नहीं है कि जो हम अध्ययन के लिए जो टॉपिक ले रहे हैं वो भी अपने आप में पूर्वाग्रहपूर्ण हो। कई बार तो हम अध्ययन के लिए ऐसा टॉपिक लेते हैं जो कि, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने ट्रांसपेरेंसी अध्ययन के लिए टॉपिक ले लिया, तो हो सकता है बहुत सारे देशों में ट्रांसपेरेंसी में अभी भी चीज़ें इतनी बेहतर ना हो। अगर हम अध्ययन का टॉपिक किया ले रहे हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो दुनिया के बहुत कम देशों में, मतलब 16 17 देशों में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलते हैं। तो पहले सबका एग्जाम्पल देना, इसलिए अब बात बात देखेंगे जितने भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की किताबें लिखी जाती हैं कि तुलनात्मक संविधान का अध्ययन, उसमें कुल मिला के 4 ही 5 संविधान तो होता है। अब कंपैरिजन का तो ये मतलब होता है कि 193 देश जो हैं सबका कंपैरिजन करिए, बड़ा कठिन काम है ये। तो लोग कहते हैं जब इतना आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, फिर डेटा में कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारा डेटा सही है, हमारी रिसर्च सही है? क्या 4 ही संविधान का अध्ययन करना पूरी दुनिया का संविधान का अध्ययन हो गया? तो एक व्यवहारिक समस्या आती है। दूसरा, एक मूल्य वाला मामला आता ही है। देखिए, मानवीय के विषय में हर जगह प्रॉब्लम आती है। जब भी कोई अनुसंधान करता होगा, भले ही पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, व्यवहारवाद हो, उसमें हर व्यक्ति दावा यही करता है कि हमारा अध्ययन वैज्ञानिक है, हमारा अध्ययन वस्तुनिष्ठ है, हम बिल्कुल तटस्थ होकर अध्ययन करेंगे। लेकिन हम ये क्यों न माने भाई, जो अध्ययन कर रहा है वो मूल्यों से कैसे बिल्कुल अलग हो सकता है? क्या उसके अपने मूल्य नहीं होंगे? और अगर उसके अपने मूल्य हैं तो हम क्यों ना माने कि वो कहीं न कहीं प्रभावित करेगा? अब ज़रा सोच के देखिए, किसी मार्क्सवादी व्यक्ति को आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जिम्मा थमा दीजिए, अब वो अंत में निष्कर्ष क्या निकाल लेगा कि दुनिया में मार्क्सवाद फिर आएगा।
2008 की आर्थिक मंदी आ रही है और 2008 की आर्थिक मंदी में मार्क्सवाद फिर आने वाला है। उसकी उसका उसका स्वभाव है, जिस विचारधारा से प्रभावित है वो निष्कर्ष देर सवेर निकाल ही लेगा, वो निष्कर्ष तो निकाल लेगा। तो सवाल यही है कि क्या वो हमारे काम का है? क्या वो हमारे काम का है क्या? तो भाई अध्ययन तो एकेडमिक्स में अध्ययन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और सवाल है विचारधारा तो सेंटिमेंटल होती है, विचारधारा तो पूर्वाग्रहों पे ग्रसित होती है। अब जो नारीवादी है उसकी अपनी मान्यताएं हैं। अब ऐसे मामले में अगर हम अगर हम जरा सोच के देखें, किसी मार्क्सवादी को अध्ययन कर रहे थे कि देखो, अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में तुम अच्छाइयाँ बताओ, तो मार्क्सवादी को अच्छाई लगेगी। अगर हमने किसी उदारवादी को कह दिया कि तुम साम्यवाद के सिस्टम में अच्छाइयाँ बताओ, उसको कोई अच्छाई नहीं लगेगी। तो एक मूल्य तुलना तो अब कैसे कंपैरिजन करेंगे? अब यही तो है जो प्राकृतिक विज्ञान में होता है। प्राकृतिक विज्ञान का तरीका ये है कि जो उसमें विषय वस्तु का चयन होता है वो काफ़ी हद तक उसमें तटस्थता और निष्पक्षता रखते हैं। अब जरा यहाँ पे आ जाइए, इन्फॉर्मेशन। भाई तुलना में कई बार एक बहरी समस्या होती है कि हमारे पास पूरी सूचना ही नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि कई देश गैर लोकतांत्रिक हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। कई देशों में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल पाते। जैसे अगर मान लीजिए मुझे भारतीय विदेश नीति और का कंपैरेटिव अध्ययन करना हो कि 1970 के दशक की विदेश नीति और आज की विदेश नीति में क्या फ़र्क है, अब मैं तुलना नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप कहेंगे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे यहाँ कोई भी फॉरेन पॉलिसी की डॉक्यूमेंट डीक्लेसिफाई नहीं होती। यानी जबकि पश्चिम वगैरह में, यूरोप में क्या है, 10 साल के बाद कोई फॉरेन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है वो जनता के निरीक्षण के लिए रख दिया जाएगा, जनता उस पर रिसर्च करे, जनता उसको देखे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए कहा भी जाता है भाई फिर तो हमारे पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब सूचना ही नहीं है तो फिर हम कौन सा अध्ययन करेंगे? देश भी अलग अलग होते हैं, लैंग्वेज इतनी ज़्यादा है कि दुनिया कोई रिसर्चर दुनिया की सारी लैंग्वेज जान ले, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए हमें, अच्छा ये चीज़ें फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ थोड़ी आसान होती हैं, केमिकल्स की कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मानव की तो लैंग्वेज है, भाषा की लैंग्वेज है। और फिर एक आधिपत्य, वैचारिक आधिपत्य लगा ही रहता है। क्योंकि याद रखिए मानविकी विषय में, जैसे रॉबर्ट कॉक्स ने कहा है, रॉबर्ट कॉक्स की बात यहाँ पे याद देने वाली है। यानी कि है तुलनात्मक पद्धतियों की समस्याएं हैं, सीमाएं हैं। रॉबर्ट कॉक्स ने कहा है कि मानविकी विषय में कोई भी सिद्धांत बिना किसी औचित्य के नहीं बनता। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिद्धांत वस्तुनिष्ठ रूप में बनेगा, बड़े ही निरपेक्ष रूप में बनेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी सिद्धांत वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं बनता। कारण, क्योंकि जो सिद्धांतकार है उसकी अपनी मान्यताएं हैं। इसलिए आप देखेंगे चाइना के रिसर्चर क्या कभी उदारवादी मूल्यों को स्वीकार करेंगे? नहीं। जो चाइना के विश्वविद्यालय हैं वो तो अपनी साम्यवादी व्यवस्था को ही मॉडल बनाना चाहेंगे, वो अपनी साम्यवादी व्यवस्था को ही पूरी दुनिया में लगाना चाहेंगे। ये साम्यवाद के मूल्य हैं। तो क्या साम्यवादी, तो ये एक वैचारिक आधिपत्य का मसला होता है। यह है कंपेरेटिव अप्रोच की तमाम विसंगतियाँ, तमाम खामियाँ। फिर भी एक अप्रोच अभी भी पॉलिटिकल साइंस में चल रहा है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का, उसका लोग अध्ययन करते हैं। और अध्ययन हो ना हो, हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि थोड़े से टॉपिक पढ़ के हमें ज़्यादा चीज़ें एग्ज़ाम में मिल जाती हैं।